सर्वेभ्य नमः। आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों। आज हमारी जो संस्कृत साहित्य की क्लास रहेगी उसमें हम आपको भास जी के बारे में पूरा परिचय बताएंगे। इनकी कृति जो है उनके बारे में बताएंगे। भास नाटक चक्र क्या है वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, इनकी प्रथम रचना अंतिम रचना कौन सी मानी जाती है, इनके जितने भी नाटक हैं उनका विभाजन किस तरह से किया जाता है, और जो पिछले पेपर हुए हैं उनमें कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा गया है वो सब कुछ आपको बता दिया जाएगा दोस्तों। वैसे पूरी डिटेल यदि हम तो चलिए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे कि सभी को लाभ मिल सके। तो चलिए ये रही हमारी आज की क्लास। देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है आपको भास। भास के बारे में पूरी डिटेल हम जानेंगे और कोई भी प्रश्न यदि किसी भी एग्जाम में आया है वो इसमें शामिल हमने कर दिया है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम देखिए इनके विषय में जो मोस्ट फैक्ट हैं उनकी बात कर रहे हैं। संस्कृत के प्रथम नाटककार माने जाते हैं ये। तो हमारा पहला ही प्रश्न यहां से बन जाता है, संस्कृत के प्रथम नाटककार किसे माना जाता है? उत्तर हो जाएगा भास को माना जाता है। किसको? भास को माना जाता है। या फिर आप कह सकते हैं इनको आदि नाट्य कवि। आदि नाट्य कवि भी इनको कहा जा सकता है। अब मान लो प्रश्न आ गया कि भाई आदि नाट्य कवि कौन है? जैसे कि आदि काव्य किसे कहते हैं तो रामायण का नाम आता है, आदि कवि में नाम आता है वाल्मीकि जी का। लेकिन आदि नाट्य कवि यदि ऐसा प्रश्न आता है तो आपका जवाब होगा भास। क्या होगा? भास। ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अगला फैक्ट है, संस्कृत नाटकों के जनक किसे कहा जाता है? तो यह भी उत्तर में आपको भास ही देना है। संस्कृत नाटकों के जनक कहलाते हैं ये। तो इस तरह से आपको समझना है कि भास जी प्रथम नाटककार, आदि नाट्य कवि और संस्कृत नाटकों के जनक कहे जाते हैं। देखिए कितने मोस्ट फैक्ट हैं ये, यहां से निश्चित आपका सवाल बनता है। ठीक है, अब इनके बारे में कहते हैं कि इनके वंश का नाम भास माना गया है। क्या माना गया? भास। जैसा कि यहां लिख रहा है ऐसे, यानी इनके वंश का नाम भास माना गया है, जिसके अपभ्रंश रूप में इनका नाम भास पड़ा। अपभ्रंश होकर के इनका नाम भास हो गया, ऐसा मतलब बताया जाता है, ऐसी जानकारी प्राप्त होती है। अब चलते हैं आगे। देखो और भी फैक्ट हैं इनसे संबंधित। कह रहे हैं कि संस्कृत में एकांकी रूपकों के प्रवर्तक माने जाते हैं ये। संस्कृत में एकांकी रूपकों के प्रवर्तक भास जी को ही माना जाता है। एकांकी का मतलब होता है ऐसा नाटक जिसमें सिर्फ एक ही अंक हो, उसको हम एकांकी कहते हैं। इन्होंने बहुत सारे एकांकी लिखे हैं, जैसे कि मध्यम व्यायोग है, दूत घटोत्कच है, दूत वाक्यम है, उरुभंगम है। ऐसे इन्होंने एकांकी जो नाटक लिखे हैं उन्हीं को बता रहे हैं कि संस्कृत में एकांकी रूपकों के प्रवर्तक भास को माना जाता है। तो यहां से भी आपका प्रश्न बन गया। चलिए आगे देखते हैं और क्या फैक्ट हैं। आगे कह रहे हैं, देखिए इनके जन्म समय की बात आती है कि इनका जन्म समय कब माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच में इनका जन्म समय स्वीकार किया जाता है। आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है जन्म समय के विषय में। 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व इनका जन्म समय माना गया है। आगे है अनुयायी। तो ये वैष्णव धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। किसके? वैष्णव धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। यदि निवासी की बात करें कि भाई ये निवासी कहाँ के माने जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये उत्तर भारतीय निवासी माने जाते हैं। कहाँ के? उत्तर भारतीय के निवासी माने जाते हैं ये। देखिए मित्रों आगे हमारा फैक्ट है आश्रयदाता, यानी कि भास जी किसके आश्रयदाता माने जाते हैं? तो उत्तर में याद रखना है उदयन के आश्रयदाता माने जाते हैं। अब उदयन का जो राज्य था उस राज्य का नाम है वत्स। क्या नाम था? वत्स। ठीक है, और इसकी राजधानी कौशाम्बी, ये आप ध्यान रख लेंगे। इसके बाद में उपाधि की बात आती है कि इनकी उपाधि क्या रही है। तो उपाधि है धावक की उपाधि रही है इनकी। क्या? धावक की इनकी उपाधि रही है, ऐसा आपको ध्यान रखना होगा। तो ये इनके जो विशेष फैक्ट हैं वो हमारे हो जाते हैं। अब चलते हैं आगे और क्या खास फैक्ट हैं इनके, जहां से एग्जाम में प्रश्न आपका निश्चित बनेगा और पहले भी प्रश्न बना है तो उसको भी इसमें शामिल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो आगे लिख रहे हैं कि वाकपति राज अर्थात प्रो देवधर शास्त्री ने गौड़बधम यानी गौड़बहो इस
प्राकृत भाषा ग्रंथ में भास को ज्वलन मित्र या अग्नि मित्र कहा है। देखो कितना बढ़िया फैक्ट है आपका। मान लो प्रश्न आता है कि गौड़बध या फिर गौड़ वहो इस प्राकृत भाषा ग्रंथ में भास को क्या कहा गया है? उत्तर होगा ज्वलन मित्र या अग्नि मित्र कहा गया है। या फिर सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है आपका कि ज्वलन मित्र या अग्नि मित्र किसे कहा जाता है? तो आपको जवाब देना होगा भास को कहा जाता है। ज्वलन मित्र या अग्नि मित्र भास को कहा जाता है। ये आपको याद रखना होगा यहां पर। समझ गए बात को? चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं जयदेव ने प्रसन्न राघवम में भास को कविता कामनी का हास कहा है। देखो कविता कामनी का हास किसने कहा? तो उत्तर हो जाएगा जयदेव ने। और किसको कहा? भास को कहा। और कहां पर कहा? प्रसन्न राघवम में। जयदेव की जो रचना है प्रसन्न राघवम, उस प्रसन्न राघवम के अंदर जयदेव ने भास को कविता कामनी का हास कहा। संस्कृत में एक लाइन मिलती है कि भासो हासः कवि कुल गुरु कालिदासो विलास है। तो कालिदासो विलास है, तो विलास है तो कालिदास के लिए है और हासः भास के लिए कहा गया है। ठीक है ना? भासो हासा कवि कुल गुरु कालिदासो विलासः, ऐसा आपको ये फैक्ट ध्यान रखना होगा। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। ठीक है ना? आगे चलिए। आगे कह रहे हैं कि भास के नाटकों को बाणभट्ट ने देव मंदिर तुल्य कहा है। ये भी बहुत ही सुंदर फैक्ट है हमारा। भास के नाटकों को बाणभट्ट ने क्या कहा है? उत्तर होगा देव मंदिर तुल्य कहा है। यानी देव मंदिर तुल्य बताया है भास के नाटकों को। किसने? बाणभट्ट जी ने। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। आगे है प्रिय छंद इनका कौन सा रहा है? तो अनुष्टुप इनका प्रिय छंद रहा है। अनुष्टुप, अनुष्टुप तो आप जानते ही हैं। श्लोक षष्टम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोरिश्वम सप्तमम दीर्घमन्नयोः। रस की बात आती है तो इनका श्रृंगार और वीर रस मेन रस है। श्रृंगार और वीर रस मेन है। इसी रस के आधार पर इनकी रचनाएं हुई हैं। ठीक है ना? आगे है रीति। इनकी रीति वैदर्भी रीति मानी जाती है। मैंने रीति की क्लास पहले ही पढ़ा दी है आपको, इसलिए आप जानते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक बात और ध्यान रखना यहाँ पर, गुण। यदि गुण की हम बात करें तो इनके गुण माने जाते हैं माधुर्य, प्रसाद और ओज। इन तीनों का समन्वय माना जाता है। तीनों गुणों का यहाँ समन्वय माना जाता है ऐसे। ठीक है ना? आगे आपको एक फैक्ट ध्यान रखना है कि भास के नाटकों पर रामायण का प्रभाव मिलता है। बहुत ज्यादा प्रभाव रामायण का देखा गया है भास के नाटकों पर। और शैली की बात करें, मान लो कि इनकी शैली क्या रही है, तो शैली सरल, सरस और वर्णन की यथार्थता और कृत्रिमता का अभाव और सजीवता, ये इनकी शैली की विशेषताएं हैं। ठीक है ना? ऐसे। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है प्रथम रचना। भास की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? तो उत्तर याद रखना होगा दूत वाक्यम। भास की प्रथम रचना दूत वाक्य को मानते हैं और अंतिम रचना चारुदत्तम को माना जाता है। तो याद रखना है, प्रश्न आ सकता है भास की प्रथम रचना किसे स्वीकार किया गया है? दूत वाक्यम को। भास की अंतिम रचना किसे मानते हैं? चारुदत्तम को। ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है? क्योंकि जो चारुदत्तम रचना है यह भास की मृत्यु के कारण अपूर्ण रचना है। ठीक है? क्योंकि ये भास की मृत्यु हो जाती है तो ये अपूर्ण रह गई है, ऐसी इसमें जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है ना? आगे चलिए। आगे लिख रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ व भास नाटक चक्र की आत्मा किसे कहते हैं? सर्वश्रेष्ठ नाटक किसे कहेंगे या फिर भास नाटक चक्र की आत्मा किसे कहते हैं? उत्तर होगा स्वप्न वासव दत्तम को। यह भी बहुत ही सुंदर प्रश्न है। यह प्रश्न पूछा गया है कि भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक किसे माना जाता है? उत्तर होगा स्वप्न वासव दत्तम को। दूसरा प्रश्न, भास नाटक चक्र की आत्मा किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा स्वप्न वासव दत्तम को कहते हैं। किसको कहते हैं? स्वप्न वासव दत्तम को कहते हैं। ठीक है? आगे चलिए, अब और क्या फैक्ट है उनको भी देखते हैं।
आगे कह रहे हैं कि नांदी पाठ का अभाव है। इनके जो नाटक हैं, नाटकों में नांदी पाठ का अभाव पाया जाता है। तो ये भी एक प्रकार से विशेषता हो जाती है, नांदी पाठ इनके नाटकों में नहीं रहता है ऐसे, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे कह रहे हैं नाटकों का प्रारंभ सूत्रधार से होता है। निश्चित सी बात है, जो नाटकों का प्रारंभ होता है वो सूत्रधार के माध्यम से होता है। तो सीधा सा मतलब है कि नाटक के प्रारंभ में सूत्रधार आता है और सूत्रधार आकर के नाटक के विषय में जानकारी देता है, ठीक है, मंगल की कामना करता है, श्लोक इत्यादि के माध्यम से वह नाट्य विषय वस्तु के विषय में जानकारी हमें देता है। ऐसे आपको समझना है। आगे चलिए, आगे आपको एक फैक्ट ध्यान रखना है कि भास के नाटकों में आमुख्य स्थान पर स्थापना शब्द का प्रयोग मिलता है। ये भी एक बहुत ही बढ़िया विशेषता आपको ध्यान रखनी है। जो भास के हमारे नाटक हैं, उन नाटकों के अंदर आमुख्य स्थान पर, आमुख का मतलब जैसे प्रस्तावना होती है ना, ऐसे, तो आमुख्य स्थान पर स्थापना शब्द का प्रयोग आपको मिलेगा। किसका? स्थापना शब्द का प्रयोग मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे आपको ध्यान रखना है, भास के कुल 13 रूपक या नाटक हैं। भास के कुल 13 रूपक या नाटक हैं। यहां से प्रश्न आपका सीधा सा बन जाता है कि भास के कुल कितने रूपक हैं या कितने नाटक हैं। यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया है, तो आपको उत्तर देना है 13 नाटक हैं। तो इस तरह से आपको याद रखना है 13 नाटक या रूपक। आगे चलते हैं, आगे देखिए मित्रों, अब यहां देखिए एक विशेष फैक्ट आपको ध्यान रखना है, भास नाटक चक्र। भास नाटक चक्र क्या है, इसमें से सवाल आया है, ठीक है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में यह सवाल पूछा गया है। क्या है देखिए, भास के नाटकों की खोज भास नाटक चक्र कहा जाता है। यानी भास के जो नाटक की खोज हुई है उनको भास नाटक चक्र नाम दिया है। क्या नाम दिया है? भास नाटक चक्र, ऐसा नाम दिया गया है। आगे कह रहे हैं कि इनकी जो खोज हुई है वो टी गणपति शास्त्री के द्वारा 1909 ईस्वी में हुई है। ये सवाल आया है कि भास के नाटकों की खोज किसके द्वारा हुई? टी गणपति शास्त्री के द्वारा 1909 ईस्वी में हुई। और ये जो गणपति शास्त्री हैं ये केरल के तिरुवांकुर के रहने वाले हैं, केरल तिरुवांकुर के निवासी माने जाते हैं। और खोज किसने की है भाई भास नाटक चक्रों की? तो वो की है टी गणपति शास्त्री ने। कब की है? 1909 ईस्वी में। तो भास के नाटकों की खोज को भास नाटक चक्र कहा गया है। अब समझ में आ गया आपको कि भास नाटक चक्र क्या है, ऐसे आपको समझना है, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे यहां लिख रहे हैं कि भास के नाटकों की प्रामाणिकता को लेकर के होने वाली चर्चा को भास समस्या कहते हैं। अब देखिए प्रश्न आ गया कि भास समस्या क्या है, तो आपको जवाब में लिखना होगा या उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, भास के नाटकों की प्रामाणिकता को लेकर होने वाली चर्चा। प्रामाणिकता की चर्चा, ठीक है, इसका मतलब हो गया भास समस्या है ये। प्रामाणिकता को लेकर के जो चर्चा हुई है भास के नाटकों के विषय में, उसी का नाम भास समस्या है, ठीक है। ये प्रश्न बन सकता है आपका, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये सब। आगे चलिए, आगे देखिए, यहां पर भास के 13 नाटकों को उपजीव्यता के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। उपजीव्यता के आधार पर, यानी कौन कौन इनके उपजीव्य काव्य माने जाते हैं, उसके आधार पर 4 हिस्सों में इसको विभक्त किया जाता है, ठीक है। जितने भी इसके नाटक हैं, यानी 13 नाटक हैं टोटल, उन 13 नाटकों को 4 जगह विभक्त कर दिया है। अब 4 जगह विभक्त कैसे किया है वो आपको देखना है। यहां से भी आपका एक सवाल निश्चित रूप से बनेगा, ठीक है। देखिए, और कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहां सबसे पहले आपको देखना है, भास के जो 13 नाटक हैं उनको 4 जगह विभाजन किया गया है। कितनी जगह? 4 जगह। सबसे पहले है इनका विभाजन, रामायण पर आश्रित या आधारित नाटक कौन कौन से हैं। यह सवाल एग्जाम में आया है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया है ऐसा सवाल कि भास के रामायण आधारित नाटक कौन से हैं, या रामायण पर आधारित नाटक कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो केवल 2 ही नाटक हैं जो रामायण पर आधारित हैं। तो नाम है अभिषेक नाटकम और प्रतिमा नाटक। ये 2 नाटक हैं
जो रामायण पर आधारित हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। केवल 2 ही नाटक हैं रामायण वाले। अब इनमें आपको अंक भी ध्यान रख लेने साथ साथ। अभिषेक नाटकम में 6 अंक हैं और प्रतिमा नाटक में 7 अंक हैं। अंक वाला सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये साथ साथ में आपको याद रखना है। ठीक है, तो आपका जवाब हो जाएगा रामायण पर आधारित कितने नाटक हैं, 2 जवाब देना है। ठीक है, अभिषेक नाटक में कितने अंक हैं, 6। प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं, 7। आगे चलिए, आगे हम बता रहे हैं आपको महाभारत पर आधारित कितने नाटक लिखे गए हैं। तो यहां देखिए स्क्रीन पर लिख रहे हैं महाभारत पर आधारित इनके 7 नाटक हैं टोटल। कितने नाटक हैं, 7। नाम देखिए, पहला है पंचरात्रम। ठीक है, पंचरात्रम में मित्रों 3 अंक हैं। कितने अंक हैं, 3 अंक। इसके बाद में है बालचरितम, इसमें 5 अंक हैं। इसके बाद में तीसरा है कर्णभारम, इसमें 1 अंक है। फिर है मध्यम व्यायोग, इसमें 1 अंक है। फिर है दूत घटोत्कचम, इसमें भी 1 अंक है। फिर है दूत वाक्यम, इसमें भी 1 अंक है। और 7वां है आपका उरुभंगम, इसमें भी 1 अंक है। तो ये 7 हमारे नाटक हो जाते हैं। ये सातों के सातों नाटक महाभारत पर आधारित हैं। यहां से सवाल सेकंड ग्रेड में आया। ठीक है, तो सेकंड ग्रेड, रीट, फर्स्ट ग्रेड सभी में आ सकता है। कैसा सवाल आया, सवाल पूछा गया था कि महाभारत पर आधारित भास का नाटक नहीं है। अब आपको सातों का नाम पता होना चाहिए, तभी तो आप बताओगे कौन सा नहीं है। और प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाभारत पर आधारित भास का कौन सा नाटक है, ऐसे प्रश्न आपका बन सकता है। तो आपको याद रखना है पंचरात्रम, बालचरितम, कर्णभार, मध्यम व्यायोग, दूत घटोत्कच, दूत वाक्य, उरुभंगम। अगला सवाल आपका बनता है पंचरात्रम में कितने अंक हैं, बालचरितम में कितने अंक हैं। ठीक है, या फिर अगला सवाल हमारा इसमें यह भी बन सकता है कि भास के जो नाटक लिखे गए हैं उन नाटकों में एकांकी कितने हैं। यह बहुत बढ़िया सवाल है, एकांकी नाटक कितने हैं। तो आप गिन लीजिए, एकांकी आपके देखो जिनमें 1 अंक है, ये 1 अंक वाले आपके 1, 2, 3, 4, 5। तो एकांकी आपके 5 हैं, यानी भास जी के एकांकी नाटक 5 हैं। 13 नाटकों में 5 नाटक एकांकी हैं, 1 अंक वाले हैं। तो यह भी आपका प्रश्न बन जाता है। ठीक है, आगे चलिए। आगे है हमारा, देखिए जो तीसरा विभाजन है हमारा नाटकों का, वो है लोक कथा मूलक। क्या है, लोक कथा मूलक। लोक कथा मूलक पर आधारित हमारे 2 नाटक हैं सिर्फ। कितने नाटक हैं, सिर्फ 2 नाटक हैं। पहला है चारुदत्तम और दूसरा है अभिमारकम। ठीक है, चारुदत्तम में आपके 4 अंक हैं, तो चारू से आपको 4 याद रखना है। इसमें तो दिक्कत ही नहीं आएगी, आपको 4 अंक याद हो जाएंगे, क्योंकि चारू 4 ऐसे हो जाएगा। और अभिमारकम में आपके 6 अंक हैं। कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। ये आपको अंक भी ध्यान रखने हैं। प्रश्न आ सकता है कि लोक कथा आधारित कितने नाटक भास जी ने लिखे हैं, तो 2 उत्तर होगा। यह प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा नाटक लोक कथा मूलक है या लोक कथा पर आधारित है। उत्तर में आपको चारुदत्त और अभिमारक लिखने होंगे। प्रश्न आ सकता है आपका चारुदत्त में कितने अंक हैं या अभिमारक में कितने अंक हैं, या फिर मिलान करने के लिए भी सवाल आ सकता है। एक तरफ नाटकों का नाम हो जाएगा, दूसरी तरफ आपके अंक हो जाएंगे। आपको नाटक को अंकों से मिलाना है, ऐसे आपको आपस में मिलान करना होगा कि इसमें कितने अंक हैं, इसमें कितने अंक हैं। ऐसा सवाल बनता है। ऐसा सवाल अपने आप में कठिन हो जाता है एग्जाम में, इसलिए एकदम अच्छे से याद करना। अब चलिए आगे, हमारा जो चौथा और इसमें विभाजन है, हमने कहा ना कि उपजीविका के आधार पर 13 नाटकों को 4 जगह बांटा है। तो अब चौथा देखिए कौन सा है, वो देखिए। अब देखिए मित्रों, चौथा विभाजन है उदयन कथा मूलक। उदयन कथा मूलक हमारे 2 नाटक हैं। ठीक है, उदयन कथा पर आधारित 2 नाटक लिखे गए हैं भास जी के द्वारा। तो इसमें एक है आपका प्रतिज्ञा योगंधरायणम और दूसरा है स्वप्नवासव दत्तम। ये 2 नाटक हैं और दोनों ही बहुत ही फेमस हैं, और सबसे ज्यादा अच्छे, सर्वश्रेष्ठ और फेमस माना जाता है आपका स्वप्नवासव दत्तम।
ऐसे। ठीक है, तो यहां देखिए प्रतिज्ञा योगेंद्रायण में 4 अंक हैं और स्वप्न वासव दत्तम में आपके 6 अंक हैं। तो आपको याद रखना है, यह प्रश्न भी आया है कि स्वप्न वासव दत्तम में कितने अंक हैं, उत्तर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न आता है उदयन कथा मूलक नाटक कौन सा नहीं है और कौन सा है। तो आप कैसे भी देख लीजिए, आपको केवल फैक्ट याद होने चाहिए, आपका सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है ना मित्रों। तो ऐसे करके हमने 13 नाटकों को उपजीव्यता के आधार पर 4 जगह विभक्त करके आपको बता दिया। यानी कि रामायण पर आधारित आपके 2 नाटक, महाभारत पर आधारित आपके 7 नाटक, और आपकी लोक कथा पर आधारित 2 नाटक, और उदयन कथा पर आधारित आपके 2 नाटक। टोटल आपके 13 नाटक हो जाते हैं। कितने? 13। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब दोस्तों इनका एक विभाजन और हम आपको बता रहे हैं, रूपक विधा के आधार पर इनका विभाजन। यानी जो 13 नाटक हमने बताए, उन 13 नाटकों को हम रूपक विधा के आधार पर भी विभाजित करके बता रहे हैं। आपको पता है कि नाटक के 10 भेद हैं, यानी रूपक 10 हैं। ठीक है ना। तो उनमें हम आपको बताएंगे, अलग अलग विभक्त करके बताएंगे जो 13 नाटक हैं उनको। जैसे कि समवकार कौन सा है, प्रकरण में कौन सा आता है, अंक व्यायोग है नाटक, इसमें कौन कौन से नाटक इसमें शामिल होते हैं, तो उनका विभाजन हम आपको बता रहे हैं। यहां से भी प्रश्न आपका बन सकता है। मान लो सवाल आ गया कि भास के नाटकों में अंक या व्यायोग से संबंधित कौन सा है, या व्यायोग भास का कौन सा है, या फिर भास ने कुल कितने नाटक लिखे हैं, या समवकार कौन सा है, या प्रकरण कितने लिखे हैं, ऐसा सवाल बन सकता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर समवकार। ये समवकार हमारा एक भेद है नाटक का। तो समवकार, ठीक है, रूपक का भेद है ऐसे मान लीजिए आप, क्योंकि रूपक के 10 भेद होते हैं, आपको हमने बता रखे हैं। अब उसमें समवकार जो है, तो समवकार में याद रखना है एक है, भास के 13 नाटकों में एक नाटक समवकार के अंतर्गत आता है, और वो है पंचरात्रम। क्या है? पंचरात्रम। अब प्रश्न बन सकता है कि पंचरात्रम किस विधा के अंतर्गत आता है, तो उत्तर देना होगा समवकार। ये केवल नाटक ही नहीं है, क्योंकि रूपक तो 10 प्रकार के होते हैं ना, उनमें नाटक भी एक प्रकार है। तो पंचरात्रम नाटक तो है ही है, लेकिन ये उपभेद, जब उसके भेदों की बात आएगी तो वहां पर समवकार विधा का है ये, यानी पंचरात्रम समवकार विधा के अंतर्गत आएगा, ऐसे आप ध्यान रखो। इसी तरह आगे है प्रकरणम। प्रकरण से संबंधित 2 हैं, एक तो अभिमारकम और दरिद्र चारुदत्तम। दरिद्र चारुदत्तम। यदि प्रश्न आया कि अभिमारकम किस विधा के अंतर्गत आता है, तो उत्तर होगा प्रकरणम। चारुदत्त किस विधा में आता है, उत्तर होगा प्रकरणम। तो प्रकरण से संबंधित 2 हो गए। आगे चलिए अंक। अंक में आपके 2 हैं, कर्णभारम और उरुभंगम। प्रश्न आ गया कि कर्णभारम किस विधा के अंतर्गत आता है, तो अंक उत्तर होगा। उरुभंगम किस विधा में आता है, उत्तर होगा अंक। ऐसे आगे है व्यायोग। व्यायोग में 3 हैं। व्यायोग के अंतर्गत 3 इन्होंने लिखे हैं, एक है दूत वाक्यम, दूत घटोत्कचम और मध्यम व्यायोग। ठीक है, ये हमारे व्यायोग के अंतर्गत आते हैं। समझ गए। अब लास्ट है हमारा नाटक। नाटक में 5 लिखे हैं इन्होंने। कितने लिखे? 5। इसमें 5 में याद रखना है बालचरितम, अभिषेक नाटकम, प्रतिमा नाटकम, स्वप्न वासव दत्तम, प्रतिज्ञा योगेंद्रायणम। ऐसे करके ये 5 हो जाते हैं। अब देखो 5 3 8, 8 और ये 2 10 और 3 13, तो टोटल आपके ये 13 हो जाते हैं। अब आपको यहां से देखो कोई भी सवाल बन सकता है। जैसे हमने सवाल बना दिया कि भास ने कुल कितने नाटक लिखे हैं, एक तो 13 उत्तर आ रहा है। यदि 13 में आपका, तो इस तरह से दोस्तों हमने रूपक विधा के आधार पर विभाजन आपको बता दिया है। प्रश्न यहां से किसी भी तरह बन सकता है। ठीक है, रूपक विधा के आधार पर भास के नाटक हैं, केवल 5 उत्तर देना होगा। ठीक है, रूपक विधा के आधार पर भास ने कितने समवकार लिखे हैं, 1 उत्तर देना होगा। प्रकरण कितने लिखे हैं, 2। अंक कितने हैं, 3। और व्यायोग के अंतर्गत कितने आते हैं, 3। ऐसे आपको जवाब इसमें देना होता है दोस्तों। इस तरह से हमारा जो आज का ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए मित्रों, अब हम शुरू करते हैं
देखिए भास के 13 नाटकों में पहला नाटक है स्वप्न वासव दत्तम। हम स्वप्न वासव दत्तम को पहले बता रहे हैं क्योंकि 13 नाटकों में सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है ये। इसमें सबसे पहला फैक्ट है हमारा कि इसमें कितने अंक हैं, तो इसमें 6 अंक हैं। ये हमारा सवाल पहला बन जाता है, स्वप्न वासव दत्तम में कितने अंक हैं, उत्तर हो जाएगा 6 अंक। आगे देखिए इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो हमने नीचे लिखी है। भास का सर्वश्रेष्ठ रूपक या नाटक है कौन सा, स्वप्न वासव दत्तम। एक एक फैक्ट को ध्यान रखते चलना। आगे है नामकरण का आधार क्या रहा है, तो नामकरण का आधार पंचमांक रहा है, यानी पंचम जो अंक है उसमें वो स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में वो वासव दत्ता को देखते हैं, इसलिए ये आपका पंचमांक जो है स्वप्नांक है, यानी स्वप्ने में देखते हैं, इसीलिए इसके आधार पर नाम रख दिया जाता है स्वप्न वासव दत्तम। क्या रख देते हैं, स्वप्न वासव दत्तम, इसमें नाम रख दिया जाता है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। आगे है इसमें कि स्वप्न वासव दत्तम किस विधा के अंतर्गत आता है, तो ये आपका नाटक के अंतर्गत आता है। किसमें आता है, नाटक विधा के अंतर्गत आता है। आगे है इसमें कुल श्लोक की बात है, कुल श्लोक इसमें 57 हैं। ठीक है, पूछ लिया कि स्वप्न वासव दत्तम में कुल श्लोक कितने हैं, तो उत्तर हो जाएगा 57 श्लोक हैं इसमें। कितने, 57 श्लोक हैं। आगे है नायक, इसका नायक कौन है, तो इसका नायक है उदयन। ठीक है, और उदयन किस तरह का नायक है, ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है, तो उत्तर होगा धीर ललित नायक है। किस प्रकृति का है, धीर ललित प्रकृति का नायक है उदयन। तो स्वप्न वासव दत्तम का नायक कौन हो गया, उदयन। अब उदयन जो है इसका राज्य है वत्स, यानी वत्स देश का ये राजा है और इसकी राजधानी कौशाम्बी है। ये हमने आगे लिख दिया है, राज्य का नाम वत्स देश और राजधानी का नाम कौशाम्बी है। ठीक है ना। अब नायक के बाद में नायिका हमें समझनी है कि नायिका कौन है, तो चलिए नायिका के विषय में हम पूरी बताते हैं। अब देखिए मित्रों, नायक हमने समझ लिया, अब नायिका देखते हैं, मतलब एक्ट्रेस कौन है इसमें। तो इसमें नायिका है आपकी वासव दत्ता। कौन है, वासव दत्ता। ठीक है। अब वासव दत्ता की माता का नाम क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, अंगारवती, और पिता का नाम क्या है, प्रद्योत महासेन। ये अवंती नरेश हैं। ठीक है, ऐसा सवाल आया है एग्जाम में कि वासव दत्ता की माता का नाम क्या है, अंगारवती, पिता का नाम प्रद्योत महासेन, और स्वप्न वासव दत्तम की नायिका कौन है, वासव दत्ता। ठीक है। अब देखिए वासव दत्ता का छद्मवेश में जो नाम रहता है वो अवंतिका रहता है, अवंतिका। ठीक है, योगेंद्रायन और जब जी भाग जाते हैं वेश बदल करके, तब इसका नाम रहता है अवंतिका। अपना नाम बदल लेती हैं छद्मवेश में, तब वासव दत्ता का नाम क्या रहता है, अवंतिका नाम रहता है, याद रखना ये। ठीक है ना। तो ये हो गया नायक से संबंधित आपका फैक्ट। अब देखिए आगे हम बताते हैं कि उपनायिका कौन है इसमें, क्योंकि इसने 2 शादी की हैं उदयन ने। तो पहली तो वासव दत्ता हो गई, अब दोबारा जो शादी की है वो पद्मावती से की है। तो यहाँ पर देखिए उपनायिका, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ स्क्रीन पर, ये देखिए उपनायिका, ये है उपनायिका। उपनायिका में याद रखना है पद्मावती है उपनायिका। कौन है, पद्मावती। और पहली जो नायिका बताई आपको वासव दत्ता, तो वो तो वासव दत्ता याद रखना ही है, लेकिन ये उपनायिका के अंदर याद रखना है पद्मावती। अब पद्मावती की माता का नाम है महादेवी और पिता का नाम है अजात शत्रु और इसके भाई का नाम है मगध नरेश दर्शक। ये भी ध्यान रखना क्योंकि यहाँ से भी सवाल आया है पहले। पद्मावती की माता का नाम क्या है, महादेवी। पद्मावती के पिता का नाम अजात शत्रु। पद्मावती का भाई दर्शक। स्वप्न वासव दत्तम नाटक में उपनायिका कौन है, पद्मावती। ऐसे आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। आगे चलिए, आगे है इसका आधार क्या रहा है, यानी जो नाटक लिखा गया है स्वप्न वासव दत्तम, इसका आधार क्या है, मूल आधार। तो याद रखना है गुणाढ्य की बृहत कथा इसका आधार माना जाता है। क्या आधार क्या माना जाता है, गुणाढ्य की बृहत कथा। ठीक है ना। और उपजीव्य काव्य क्या माना जाता है, उदयन कथा। उपजीव्य काव्य में उदयन कथा याद रखना है और आधार में गुणाढ्य की बृहत कथा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना होगा। आगे लिख रहे हैं कि यह
प्रतिज्ञा यौगंधरायन का उत्तरार्ध है, यानी उससे आगे का हिस्सा है उत्तरार्ध। तो ये भी आ सकता है सवाल आपका कि प्रतिज्ञा यौगंधरायन का उत्तरार्ध किसे मानते हैं? स्वप्न वासुदत्तम को मानते हैं ऐसे, ठीक है ना। आगे सुनिए, इसमें एक फैक्ट और ध्यान रखना है, द्वितीय और तृतीय अंकों में कोई भी श्लोक नहीं है, यानी दूसरे और तीसरे अंक में एक भी श्लोक नहीं है इस नाटक के अंदर। आगे जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, अभी अभी आया सेकंड ग्रेड में ये सवाल, वासव दत्ता की प्रिय वीणा का नाम बताइए, यानी वासव दत्ता की वीणा का नाम, तो वो है घोषवती। क्या नाम है? घोषवती। ये बहुत ही मोस्ट फैक्ट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो मैंने इसमें शामिल कर दिया इसको। घोषवती, घोषवती क्या है? तो ये वासव दत्ता की प्रिय वीणा है। आगे है, प्रधान रस कौन सा माना जाता है? श्रृंगार रस। प्रधान रस में श्रृंगार रस आपको याद रखना है। अब श्रृंगार रस भी दो प्रकार के, एक तो संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। पद्मावती और उदयन की स्थिति में तो संयोग श्रृंगार, और वासव दत्ता और उदयन की स्थिति में वियोग श्रृंगार आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वियोग श्रृंगार तो वासव दत्ता और उदयन की स्थिति में, और पद्मावती और उदयन की स्थिति में संयोग श्रृंगार ध्यान रखना है, ठीक है ना, ऐसे। अब है गुण। गुण आपको प्रसाद और माधुर्य याद रखना है, प्रसाद और माधुर्य गुण याद रखना है ऐसे। आगे चलिए, आगे फैक्ट देखिए, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, उदयन का मंत्री क्या नाम है? यौगंधरायन। ये सवाल आया हुआ है कि उदयन का मंत्री कौन है? यौगंधरायन। उदयन के मंत्री का नाम बताओ, यौगंधरायन। सेनापति व अमात्य का नाम रोमणवान, ठीक है, सेनापति व अमात्य का नाम क्या है? रोमणवान। उदयन का शत्रु कौन है? आरुणी। विदूषक का नाम बताइए? वसंतक। ये विदूषक वाला सवाल बहुत बार आ गया है, इसलिए इसको ज़्यादा विशेष याद रखना है। विदूषक का नाम बहुत बार पूछा गया है। स्वप्न वासव दत्त, तो ये विदूषक वाला नाम काफ़ी बार आ चुका है। स्वप्न वासव दत्तम में विदूषक का क्या नाम है? तो वसंतक बताना है। राज ज्योतिषी कौन है? पुष्पक भद्र। तो राज ज्योतिषी का नाम है पुष्पक भद्र। इस नाटक की बात कर रहे हैं, स्वप्न वासव दत्तम की, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे देखिए मंगलाचरण। अब इसमें मंगलाचरण के बारे में बता रहे हैं कि आशीर्वचन युक्त नमस्कारात्मक मंगलाचरण है इसमें, जिसमें बलराम की स्तुति की गई है। किसकी स्तुति की गई है? बलराम की। यह भी आ सकता है कि स्वप्न वासव दत्तम में किस तरह का मंगलाचरण है? आशीर्वचन युक्त नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। इसमें किसकी स्तुति की गई है? तो बलराम की स्तुति की गई है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि मंगलाचरण जो है वो नमस्कारात्मक है और बलराम की इसमें स्तुति की गई है। मंगलाचरण श्लोक है आपका, उदयन वेन्दु शवर्ण वाशव दत्ता बलौ बलस्य त्वाम पद्मावतीर्णम पूर्णौ वसंत क्रमौ भुजौ पाताम, ठीक, ऐसे। अब चलते हैं आगे, इसकी कथा वस्तु देखते हैं एक बार, क्या कथा वस्तु रही है। संक्षिप्त में बता रहा हूं मैं आपको कथानक। देखिए, बलराम की स्तुति होती है सबसे पहले तो, इसके बाद में वत्स देश का राजा उदयन अपनी प्रिय पत्नी वासव दत्ता में आसक्त हो जाता है, ठीक है, उसके प्रेम में डूब जाता है, जिससे मंत्री यौगंधरायन को बहुत ज़्यादा चिंता होती है। अवसर पाकर के आरुणी राज्य छीन लेता है। यौगंधरायन द्वारा स्वयं वे वासव दत्ता के दहन की अफवाह फैला देते हैं कि दोनों जल गए, ऐसा अफवाह वो सब जगह फैला देते हैं। उदयन का दुखी होना, फिर यौगंधरायन द्वारा लावाणक ग्रामवासी बता करके वासव दत्ता को पद्मावती के पास में धरोहर के रूप में रखना, तथा उदयन व पद्मावती का तीसरे अंक में विवाह होता है। सेनापति रोमणवान द्वारा पद्मावती के भाई दर्शक की सहायता से आरुणी को परास्त करके पुनः राज्य को प्राप्त करना। अंत में रहस्य का उद्घाटन होता है और राजा रानी का सुखद मिलन हो जाता है। ये संक्षिप्त में जानकारी थी मित्रों। अब देखते हैं इसकी जो फेमस सूक्तियां हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, सूक्ति कौन कौन सी इसमें फेमस हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं और पूछी जा सकती हैं। देखिए सूक्तियां, सबसे पहली हमारी सूक्ति है दुखम न्यासस्य रक्षणम, बहुत ही प्रसिद्ध है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। दुखम न्यासस्य रक्षणम, ये पेपर में आ चुकी है।
तो इसका मतलब है किसी भी धरोहर की रक्षा करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। न्यास का मतलब धरोहर है, ठीक है। जैसे कोई मित्र आपके पास कोई सामान रख के चला जाता है कि मैं 1 महीने बाद में आऊँगा, आपको इसकी रक्षा करनी है, आपको ध्यान रखना, तो उसकी रक्षा करना बहुत कठिन है, अपने सामान से भी ज़्यादा कठिन है वो। ऐसे आगे है चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चक्र की रेखाओं के समान भाग्य की रेखाएं भी बदलती रहती हैं। जिस तरह चक्र चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इसी प्रकार हमारी भाग्य रेखाएं भी इसी तरह चलती हैं। ये इसका मतलब है। ये भी बहुत ही फेमस है और ये भी एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है। इसकी पूरी लाइन है कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भाग्य पंक्ति ही। ऐसे आगे सूक्ति है अनतिक्रमणीयो ही विधि ही। अनतिक्रमणीयो ही विधि, इसका मतलब है भाग्य को कभी बदला नहीं जा सकता, जो भाग्य में जैसा लिखा है वैसा होगा, ऐसा। आगे है स्त्री स्वभावस्तु कातरः। इसका मतलब क्या है? स्त्री स्वभावस्तु कातरः, यानी स्त्रियां स्वभाव से ही कायर होती हैं, यानी कि डरपोक होती हैं। क्या होती हैं? डरपोक। कातर यानी डरपोक या कायर। आगे सुनो, आगे देखिए, आगे सूक्ति है 5 नंबर। अहो ए करुणया खलवीश्वरः। अहो ए करुणया खलवीश्वरः, इसका मतलब है वास्तव में भगवान करुणाहीन हैं, वास्तव में भगवान करुणाहीन हैं, ऐसा इसका मतलब है। 6 नंबर पे है भर्तृ स्नेहात साही दग्धाप्य दग्धा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है पति के प्रेम के कारण वो जल कर के भी नहीं जली, पति के प्रेम के कारण वो जल कर के भी नहीं जली, ऐसा इसका मतलब है। आगे है 7 नंबर पे दुखम त्यक्तुम बद्ध मूलो अनुराग है। इसका मतलब है कि अत्यधिक गहरे प्रेम को छोड़ पाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। अत्यधिक गहरे प्रेम को छोड़ पाना बहुत कठिन होता है। और 8 नंबर पे कह कम शक्तो रक्षितो मृत्यु काले, मतलब मृत्यु आ जाने पर कौन किसकी रक्षा करने में समर्थ है, अर्थात कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता जब मृत्यु नजदीक हो तब। आगे चलिए, आगे है देखिए प्रद्वेषो भवमानो वा संकल्पादुपजायते ही। इसका मतलब है अत्यधिक द्वेष और मान सम्मान मन के विचारों से ही उत्पन्न होता है। संकल्पात यानी संकल्प से उत्पन्न होता है, मन से उत्पन्न होता है, ऐसा। 10 नंबर पर है अयुक्तम पर पुरुष संकीर्तनम श्रोतुम, अर्थात पराये पुरुष का गुणगान सुनना उचित नहीं है, पराये पुरुष के बारे में गुणगान नहीं सुनना चाहिए, ऐसे। आगे है सर्वजन मनोभिरामम खलु सौभाग्यम नाम। इसका मतलब क्या है बताइए भाई? इसका मतलब है, अच्छे से समझ लो, सर्वजन मनोभिरामम मतलब, इसका मतलब हो गया कि सौंदर्य जो है, मनोभिरामम यानी सौंदर्य सबके मन को आकृष्ट करता है, सौंदर्य या सुंदरता सबके मन को आकृष्ट करता है। और लास्ट आपको ध्यान रखना है परस्पर गता लोके दृश्यते रूप तुल्यता, मतलब इसका मतलब है कि संसार में बहुतों की आकृति परस्पर मिलती जुलती देखी जाती है, एक जैसी शक्ल मिल जाती है, रूप भी एक जैसा मिल जाता है, आकृति मिल जाती है, ऐसा इसका मतलब है। तो ये स्वपन वासव दत्तम के अंदर जो प्रसिद्ध सूक्तियां हैं, जो एग्जाम में पूछी गई हैं और पूछने की संभावना है, वो मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, उनका अर्थ भी समझाया है आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमारा स्वपन वासव दत्तम नाटक पूरा हो जाता है। इसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं उनमें से निश्चित रूप से आपका प्रश्न मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रहने चाहिए। अब चलते हैं अगले नाटक की तरफ। अब देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अब आगे हमारे जो बच गए हैं ना, वो सब छोटे छोटे हैं, मतलब शॉर्ट में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन जो एग्जाम में पूछने लायक फैक्ट है वो मैं आपको बता दूंगा पूरा, ठीक है। उसमें से आपको फैक्ट मिल जाएगा।
सेकंड नंबर पे याद रखना है प्रतिज्ञा योगंधरायणम। प्रतिज्ञा योगंधरायण में आपके 4 अंक ध्यान रखने हैं। अंक पूछे जाते हैं तो 4 उत्तर देना होगा। इसके अलावा यह स्वप्न वासु दत्तम का पूर्वार्ध भाग है, यानी प्रतिज्ञा योगंधरायण पूर्वार्ध है स्वप्न वासु दत्तम का, ऐसे, ठीक है ना। आगे है कि ये किस विधा में आता है, तो नाटक विधा में आएगा। और रस की बात करें तो श्रृंगार रस है। नायक की बात करें तो योगंधरायण है इसमें, क्योंकि नाटक के नाम भी पता लग रहा है, योगंधरायण ने प्रतिज्ञा करी है ऐसे। अब क्या प्रतिज्ञा करी है मैं आपको बताऊंगा आगे। आगे है इसमें नायिका कौन है, तो दोस्तों इसमें नायिका का अभाव है, नायिका इसमें कोई भी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे है उपजीव्य काव्य किसे मानते हैं, तो उदयन की कथा जो है उसको उपजीव्य मानते हैं। कथानक क्या है, तो कथानक में आप थोड़ा सा समझ लो, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कथानक के विषय में। प्रतिज्ञा योगंधरायणम नाटक में क्या है, तो याद रखना है उदयन व वासव दत्ता के विवाह का वर्णन है इसमें। वासव दत्ता के साथ विवाह हेतु वासव दत्ता के पिता उदयन को बंदी बनाता है। योगंधरायण की सहायता से दोनों भाग जाते हैं। अब यहां पर योगंधरायण ने 2 प्रतिज्ञा करी। पहली प्रतिज्ञा की उदयन को कैद से छुड़वाना, दूसरी प्रतिज्ञा करी कि आरुणि से पुनः राज्य को प्राप्त करना। क्योंकि जब उदयन अपनी पत्नी में बहुत ज्यादा आसक्त हो जाता है, बिल्कुल डूब जाता है प्यार में, तो उस समय आरुणि मौका देख करके इसके उदयन के राज्य को छीन लेता है, ठीक है। तो इसलिए उसने प्रतिज्ञा में यह कहा कि मैं आरुणि से अपने राज्य को पुनः प्राप्त करवाऊंगा और उदयन को कैद से छुड़वाऊंगा। ये प्रतिज्ञा थी योगंधरायण की, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये हमारा प्रतिज्ञा योगंधरायणम नाटक हो जाता है पूरा। अब चलते हैं आगे। अगला नाटक है हमारा प्रतिमा नाटकम। प्रतिमा नाटक में आपके 7 अंक हैं टोटल। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। अब देखिए इसमें विधा की बात करें कि किस विधा के अंतर्गत है, तो याद रखना है नाटक विधा में आता है ये। और रस की बात करें तो इसमें करुण रस है। कौन सा रस है? करुण रस। नायक की बात करें तो इसमें राम है और नायिका इसमें सीता, ठीक है। तो सीता जी नायिका हैं और राम इसमें नायक हैं। अब कथानक की बात कर लें, इसमें क्या है मेन विषय वस्तु, तो ध्यान रखना इसमें भरत अयोध्या में प्रतिमा गृह में दशरथ की प्रतिमा को देख करके पिता की मृत्यु की बात समझ जाता है। प्रतिमा गृह जहां पर प्रतिमाएं लगी हुई हैं सभी लोगों की, तो उसमें जैसे ही वो देखता है तो उसमें दशरथ की भी प्रतिमा लगी हुई है, उसको देख करके वो समझ जाता है कि पिताजी की मृत्यु हो चुकी है। ऐसा, यही प्रतिमा नाटक का मेन विषय है। समझ गए? ऐसे चलिए आगे देखते हैं अगले नाटक को। अगला है हमारा चौथे नंबर पे अभिषेक नाटकम। कौन सा है? अभिषेक नाटकम। इसमें दोस्तों 6 अंक हैं, अंक याद रखना। और विधा है हमारी नाटक, रस है वीर रस, और नायक है इसमें राम, नायिका है इसमें सीता, ठीक है। इसमें कथानक क्या है? मेन कथानक, तो ध्यान रखो इसमें कथानक है, इसमें बाली वध से लेकर के राम के राज्याभिषेक तक की घटना वर्णित है इसमें, ठीक है। यानी बाली का वध इसमें वर्णित है। इसके अलावा जो राम जी का राज्याभिषेक होता है वो भी इसमें वर्णित है। इसके अंदर सुग्रीव, विभीषण और राम के अभिषेक की घटना वर्णित की गई है। यानी 3-3 की इसमें घटना है अभिषेक से संबंधित। ये आपको इसमें याद रखने की बात है, ठीक है। किष्किंधा कांड से लेकर के युद्ध कांड तक का वर्णन है इसमें, ऐसे आप समझ लो, ठीक। अभिषेक नाटक में किष्किंधा कांड से लेकर के युद्ध कांड तक का वर्णन प्राप्त है। समझ गए? आगे चलिए अगला नाटक है हमारा 5 नंबर पे उरुभंगम। उरुभंगम आपका एकांकी नाटक है, सिर्फ 1 ही अंक है। कितने अंक हैं? 1 अंक है। और ये किस विधा में आता है? ये आता है अंक या उत्सृष्टांक में। अंक या उत्सृष्टांक में आता है ये विधा। और रस की बात करें तो करुण रस, और नायक की बात करें तो दुर्योधन, और नायिका का अभाव है, नायिका इसमें कोई नहीं है, ठीक है। तो उरुभंगम एकांकी है, विधा अंक, नायक दुर्योधन, रस करुण रस। अब कथानक की बात कर लें कि इसमें क्या है मेन विषय वस्तु, समझ लो। द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध, प्रतिशोध यानी बदला, भीम दुर्योधन की जंघा तोड़ करके पूरा करता है, ठीक है।
जब द्रौपदी का अपमान किया जाता है सबके सामने भरी सभा में दुर्योधन के द्वारा, तब भीम प्रतिज्ञा करता है कि इसका बदला मैं जरूर लूंगा। तो भीम ने दुर्योधन की जांग तोड़ डाली। ठीक है, आगे लिख रहे हैं कि यह संस्कृत साहित्य का एकमात्र दुखांत नाटक माना जाता है जो कि दुख के साथ में अंत होता है, क्योंकि लास्ट में जंगा तोड़ दी जाती है और यहीं पर समापन हो जाता है। इसमें अलग से और कोई सुखांत वाली बात नहीं होती है। तो ये दुखांत नाटक माना जाता है, केवल एकमात्र है संस्कृत साहित्य में। ठीक है, ये भी हमारा प्रश्न बन जाता है और ये प्रश्न आया भी है, संस्कृत साहित्य का एकमात्र दुखांत नाटक कौन सा है? उरुभंगम। उरुभंगम में कितने अंक हैं? 1 अंक है। ठीक है, नायक कौन है? दुर्योधन। ऐसे आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए अगले नाटक को देखते हैं। अगला है दोस्तों कर्णभारम। कौन सा है? कर्णभारम। ये भी आपका एकांकी है, इसमें भी सिर्फ 1 ही अंक है। और विधा की बात करें तो उत्सृष्टांक है ये। ठीक है, और रस की बात करें तो वीर रस है, और नायक की बात करें तो इसमें कर्ण है, क्योंकि नाम कर्ण आ रहा है, कर्णभारम। तो कर्ण इसमें आपका नायक हो जाएगा, नायिका इसमें कोई है नहीं है, नायिका का अभाव है। अब कथानक की बात कर लो कि इसमें क्या विषय वस्तु है। ब्राह्मण वेशधारी इंद्र को कर्ण द्वारा कवच कुंडल प्रदान करना। ठीक है, यानी इंद्र आते हैं कर्ण के पास, ठीक है, दान दक्षिणा के लिए। तो यहां पर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र जो है उसको कर्ण कवच कुंडल प्रदान कर देते हैं। बदले में इंद्र द्वारा बिमला नामक शक्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, तो कर्ण को बिमला नामक शक्ति प्रदान की जाती है इंद्र के द्वारा। तो ये सवाल आपका बन जाता है कि कर्ण को बिमला नामक शक्ति कौन प्रदान करता है? इंद्र। ठीक है, ऐसे तो ये हमारा कर्णभारम नाटक हो जाता है। 1 अंक है, इसमें वीर रस है, नायक कर्ण है, और विषय वस्तु क्या है आपको मैंने समझा दी है। केवल इतना सा ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपका सवाल इनमें से मिल जाएगा। ठीक है, पेपर देने के बाद आप खुद अच्छे से मिलान कर सकते हैं कि सर ने बताया उसमें से आया कि नहीं आया, गारंटी से आएगा। आगे चलिए, आगे है 7 नंबर पे दूत वाक्यम। दूत वाक्य भी एकांकी है, 1 ही अंक है इसमें। और विधा की बात करें तो व्यायोग है, और रस की बात करें तो वीर रस, नायक की बात करें तो श्री कृष्ण, और नायिका इसमें है नहीं है, नायिका का अभाव है। ठीक है, अब कथानक की बात करें कि इसमें क्या है, तो इसमें महाभारत के युद्ध से पूर्व पांडवों की ओर से श्री कृष्ण द्वारा संधि प्रस्ताव ले जाने एवं उसकी असफलता का वर्णन है। यानी युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण को संधि प्रस्ताव के लिए भेजा जाता है और प्रयास किया जाता है कि कैसे भी करके दोनों में समझौता हो जाए और युद्ध नहीं हो, लेकिन वह असफल हो जाते हैं। युद्ध को रोकने में असफल रहती है संधि, यानी संधि होती ही नहीं है, ऐसा इसमें आप मान लीजिए। क्योंकि कृष्ण को दूत बना के भेजा जाता है, इसलिए नाम रख दिया दूत वाक्यम। ये हमारा दूत वाक्यम नाटक हो जाता है। आगे चलिए, अगला है हमारा 8 नंबर पे दूत घटोत्कचम। इसमें 1 अंक है, ये भी एकांकी है। अब देखिए, विधा व्यायोग के अंतर्गत आता है, रस वीर रस है, नायक इसमें घटोत्कच है, और नायिका इसमें अभाव है, नायिका है नहीं कोई भी। कथानक की बात करें तो देखिए कथानक क्या है, इसमें दूत घटोत्कच जो है भीम का पुत्र, उसको दूत बना के भेजते हैं। देखो, अभिमन्यु की मृत्यु के बाद भीम पुत्र घटोत्कच को दूत बना करके भेजा जाता है तथा दुर्योधन उसका अपमान करता है। अब वो दूत बना के भेजा गया संधि प्रस्ताव के लिए, लेकिन दुर्योधन उसका बहुत ज्यादा अपमान करते हैं। कहने का मतलब यहां पर भी संधि नहीं हो पाती है। ठीक है, ऐसे करके दूत घटोत्कच हमारा ये नाटक हो गया। इसमें आपको ध्यान रखना, एकांकी है, वीर रस है, नायक घटोत्कच है। आगे चलिए, आगे है 9 नंबर पे मध्यम व्यायोग। मध्यम व्यायोग भी एकांकी है, इसमें भी सिर्फ 1 अंक है। विधा व्यायोग के अंतर्गत आता है। इसमें रस वीर रस, नायक भीम, भीम को मध्यम भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? मध्यम। और नायिका इसमें हिडिंबा है, हिडिंबा भीम की पत्नी है। अब कथानक क्या है देखिए, इसमें भीम घटोत्कच से ब्राह्मण पुत्र की रक्षा करता है, यानी जंगल में कोई ब्राह्मण पुत्र है जो कि घटोत्कच ने पकड़ लिया है, ठीक है, उसको मारने वाला है। उसी समय भीम देख लेता है तो भीम उसकी रक्षा करता है।
भीम अपने पुत्र घटोत्कच एवं पत्नी हिडिंबा से मिलकर के खुश होता है। फिर उसका मिलन होता है अपने पुत्र घटोत्कच और पत्नी हिडिंबा से। ठीक है, तो नाटक का नाम है मध्यम व्यायोग। समझ गए बात को? तो यहां पर मध्यम कौन है? भीम। ऐसा सवाल पूछा गया है कि मध्यम से क्या तात्पर्य है? भीम। आगे चलिए, आगे है 10 नंबर पे बालचरितम। देखिए 10 नंबर पे बालचरितम, इसमें आपके 5 अंक हैं। कितने अंक हैं? 5। और विधा की बात करें तो नाटक है, रस की बात करें तो वीर रस, और नायक की बात करें तो श्री कृष्ण, और नायिका की बात करें तो अभाव है, नायिका इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है ना। उपजीव्य की बात करें तो महाभारत का हरिवंश पर्व जो है इसका उपजीव्य काव्य माना जाता है। अब इसमें क्या है सुन लीजिए। इसमें कृष्ण के जन्म से कंस के मरने तक की कथा वर्णित है, यानी कृष्ण जी का जन्म होता है, कंस को मारते हैं, ये सारी की सारी कथा इस नाटक के अंदर वर्णित है। किसमें? बालचरितम में। ठीक है, ऐसे आगे चलिए। आगे है देखिए 11 नंबर पे पंचरात्रम। इसमें आपके 3 अंक हैं टोटल। कितने अंक हैं? 3 अंक। विदा है समवकार, यह समवकार की श्रेणी में आता है, और रस आपका वीर रस, नायक दुर्योधन है इसमें। पंचरात्रम जो नाटक है उसमें कौन है नायक? दुर्योधन। नायिका का अभाव है, इसमें कोई भी नायिका नहीं है। इसमें क्या है विषय वस्तु मेन? तो सुन लीजिए। द्रोणाचार्य द्वारा पांडवों के लिए आधा राज्य मांगने पर 5 रातों में खोज निकालने की शर्त तथा मिलने पर आधा राज्य दिलवाता है। मतलब समझे कि नहीं? मतलब क्या है? द्रोणाचार्य द्वारा पांडवों के लिए आधा राज्य मांगने पर, यानी द्रोणाचार्य ने कहा कि पांडवों को आधा राज्य दे दो, तो यहां पर एक शर्त रखी जाती है कि आधा राज्य दे देंगे, लेकिन आपको 5 रातों में खोज के निकालना होगा कि वो कहां है पांडव। तो उन्होंने खोज निकाला और उसके बाद में आधा राज्य दिलवाते हैं। यह है पंचरात्रम हमारा नाटक। ठीक है ना। आगे चलिए, ये सेकंड लास्ट है हमारा दरिद्र चारुदत्तम। इसमें हमारे 4 अंक हैं टोटल। कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। और विधा है संकीर्ण प्रकरण है, ये प्रकरण के अंतर्गत आते हैं। और रस की बात करें तो श्रृंगार रस, नायक की बात करें तो चारुदत्त, नायिका इसमें वसंत सेना है। ठीक है, चारुदत्त जो नाटक है उसमें नायक है चारुदत्त और नायिका है वसंत सेना, और प्रतिनायक है शकार, और चारुदत्त का पुत्र का नाम है रोहसेन। ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, चारुदत्त के पुत्र का क्या नाम है? उत्तर है रोहसेन। ठीक है, रोहसेन कौन है? चारुदत्त का पुत्र है। ऐसा सवाल भी आ सकता है। यह भाष्य की अपूर्ण रचना मानी जाती है। यह भाष्य की अपूर्ण रचना मानी जाती है। समझ गए बात को? यह एक मृच्छकटिकम रचना का आधार है, यानी मृच्छकटिकम रचना का आधार माना जाता है। इसमें कथा वस्तु क्या है? इसमें उज्जैनी की गणिका वसंत सेना तथा व्यापारी ब्राह्मण चारुदत्त के प्रणय प्रेम का वर्णन है। ठीक है, दोनों की प्रेम कथा है इसमें, ऐसे आपको समझना है। ठीक है ना। अब दोस्तों हमारा ये चारुदत्तम भी हो जाता है। अब दोस्तों हमारे सामने केवल एक बच रहा है, और वो है आपका 13 नंबर पे अभिमारकम। देखिए यहां पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अभिमारकम है। ठीक है, 13 नंबर पे। इसमें आपके टोटल 6 अंक हैं। और विधा की बात करें तो प्रकरण, रस की बात करें तो श्रृंगार, नायक की बात करें तो अभिमारक। अभिमारक को विष्णु सेन भी कहते हैं, यानी अभिमारक का नाम विष्णु सेन भी है। आगे है नायिका कुंती भोज की पुत्री है कुरंगी। क्या नाम है? कुरंगी। ये इसकी नायिका है। समझ गए बात को? तो अभिमारक में 6 अंक हैं, विधा प्रकरण है, रस श्रृंगार है, नायक अभिमारक यानी कि विष्णुसेन, नायिका कुंती भोज की पुत्री कुरंगी है, कथानक अभिमारक और कुरंगी के प्रणय परिणय का वर्णन है, यानी इनकी दोनों की प्रेम कथा है और दोनों का विवाह होता है इसमें। यही इसका मूल विषय है।
तो ऐसे करके हमने भास के 13 जो नाटक हैं उनको आपको अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और हमें पूरा विश्वास है कि एग्जाम में आपके जो भी प्रश्न बनेंगे वो इनसे बाहर नहीं बनेंगे। आपको ये सारे फैक्ट याद होने चाहिए, आपको निश्चित रूप से इनमें से आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे करके भास का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब आगे आपके जो भी टॉपिक में रहेंगे वो आपको आगे बता दिए जाएंगे। तो अच्छे से क्लास को अच्छे से सुने, देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि इतना सा काम तो आप कर ही सकते हैं। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एक छोटा सा काम है, तो आपके तो कुछ इसमें ना तो कोई पैसा खर्च हो रहा है ना कुछ अलग से लग रहा है, केवल सब्सक्राइब करना है। ठीक है ना, जिससे कि हमें सपोर्ट मिलेगा और हमें अच्छा लगता है कि आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, आपको कुछ अच्छा मैटर यहाँ मिल रहा है। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।